पार्ट 21। जब मैं सड़क पर आई तो ठंडी और ताजी हवा के स्पर्श मात्र से ही मुस्कुरा पड़ी। तभी मेरी नज़र एक ज्योतिष केंद्र पर पड़ी तो वहां जाने से मैं खुद को रोक ना सकी। अपने आप ही मेरे कदम उधर बढ़ गए। मैंने देखा वहां भीड़ नहीं थी। वैसे तो ज्योतिष पर मुझे विश्वास नहीं था, पर अब थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था। मेरे ख्याल से व्यक्ति ज्योतिष, ईश्वर, मंदिर आदि पर तभी विश्वास करता है जब उसके सामने अपनी रक्षा का कोई अन्य उपाय नहीं होता है। वह चारों तरफ से निराश हो जाता है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम मन में उमड़ आया था। जैसे ही मैं उस ज्योतिष केंद्र में दाखिल हुई, ज्योतिषी मुस्कुराकर बोला, आइए आइए, मैं देख रहा हूँ आपका जीवन काफी मुसीबतों से गुजर रहा है। ज्योतिष के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। कोई जान न पहचान और मुझे देखते ही उसने सच्चाई बता दी थी। मैंने कहा, पंडित जी, क्या हाथ की रेखा भी देखते हैं आप? मैं सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि मस्तक की रेखाएं भी देखता हूँ। आपके मस्तक की रेखाएं बता रही है कि आपका दैहिक संबंध अनेक पुरुषों से रहा है। पहले आपको इसमें रुचि थी, पर अब नहीं है। आप चरित्र की ठीक नहीं है, पर मन की बहुत अच्छी है। ज्योतिषी के यह कहते ही मैंने हाथ उसके आगे बढ़ा दिया। पंडित जी, आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हस्तरेखाओं पर नजर डालते हुए ज्योतिष बोला, आपके हाथ से कई लोगों का खून हुआ है, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं रहा है। आपने जानबूझकर वे खून नहीं किए, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए आपने कत्ल किए हैं। आप पर मुकदमा चल रहा है। पुलिस आपके पीछे पड़ी है। पुलिस आपको पकड़ने में जल्दी ही सफल होगी। आप किसी एक जगह टिक कर रहने वाली प्राणी नहीं है। ज्योतिष इतना कहकर मुझे एकटक घूरने लगा। फिर कहने लगा, आपका पूरा जीवन संघर्षों की भेंट चढ़ जाएगा। आपका अंत कैसे होगा यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यह मेरे पेशे के खिलाफ है। ज्योतिषी चुप हो गया। मैं भी इससे अधिक कुछ जानना नहीं चाहती थी, जो भविष्य के गर्भ में था। उसको जान लेने के बाद तो जीवन की सार्थकता ही समाप्त हो जाती है। कुछ तो रहस्य व्यक्ति के सामने होने ही चाहिए। रहस्य, रोमांच, रोमांच ही तो जीवन है। मैंने पंडित जी की 200 रुपए दिए और ज्योतिष केंद्र से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। तभी पंडित जी ने टोक दिया, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। क्या आप इसी शहर की रहने वाली है? और कौन कौन है आपके परिवार में? हाँ, मैं पिछले 2 माह से इसी शहर में हूँ। मेरे परिवार में कोई नहीं है। मैं ज्योतिष से नफरत करती थी, पर यह विद्या कितनी अमूल्य है। अच्छा, मैं फिर कभी मिलूंगी। इतना कहकर मैं जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी, वह ज्योतिषी भी मेरे पीछे हो लिया। मैंने मुड़कर कहा, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? यह तो मेरा फर्ज बनता है। चलिए, मैं आपको कुछ दूर तक छोड़ दूं। आप इतनी खूबसूरत है कि कौन नहीं आपके साथ कुछ पल बिताना चाहेगा। ज्योतिषी अचानक ही इतना बदल गया कि मैं आश्चर्यचकित रह गई। ज्योतिष के इतने अच्छे जानकार व्यक्ति की कमजोरी भी खूबसूरत और युवा स्त्री है। मैं यही सोचती हुई बोली, पंडित जी, पराई स्त्री की प्रशंसा करना ठीक नहीं। यह तो आपको मालूम ही होगा। आप लौट जाइए। आप तो बुरा मान गई। जो चीज सुंदर होगी उसी की तो प्रशंसा की जाएगी। देखिए, मैं अपनी पत्नी से अलग रह रहा हूँ। आपका इस संसार में कोई है नहीं। फिर हम दोनों साथ क्यों ना रहे? ज्योतिषी यह कहते कहते मेरे काफी नजदीक आ गया था। मैं सोच रही थी, यह ज्योतिषी सच ही कह रहा है। साथ साथ रहने में बुरा ही क्या है? ज्योतिषी अकेलेपन से शायद ऊब गया है। मैं भी भाग दौड़ की इस जिंदगी से जार जार हो गई हूँ। यह तो मेरे अज्ञातवास का समय है। मैंने भी मेरा अधिकांश समय अय्याश और विलासी मर्दों के साथ गुजारा है। जब मैं एक ज्ञानी पुरुष के साथ रहूंगी तो शायद जीवन का अर्थ समझ में आ जाए। यही सोचकर मैं सहसा ही बोल पड़ी, मैं कल से आपके साथ रहना शुरू कर दूंगी। अब आप लौट जाइए। ज्योतिष बहुत खुश हुआ और लौट गया। फिर मैं अगली शाम को उस ज्योतिषी के यहाँ रहने के लिए आ गई। मेरी यह हार्दिक इच्छा थी कि मैं यह जानूं कि कर्मकांड के जानकार लोग कैसे होते हैं, दूसरों को उपदेश देने वाले खुद उसका पालन कितना करते हैं। ज्योतिषी ने कहा, आप बाथरूम में जाकर नहा धोकर पवित्र हो जाइए, फिर हम कुछ ध्यान योग की बातें करेंगे। मैं नहाने चली गई। कोई 15 मिनट बाद जब बाथरूम से निकली
तो देखा ज्योतिषी सिर्फ लंगोट पहने बैठा ध्यान मग्न है। मेरे पैरों की आहट से उसकी आंखें स्वतः ही खुल गई। वह मुस्कुराकर बोला, आप भी वस्त्र उतार ध्यान मग्न हो जाइए। यह सुनते ही मैं आश्चर्य से बोली, क्यों? वस्त्र उतारना क्या बहुत ही जरूरी है? ध्यान में तो ऐसे भी बैठा जा सकता है। नहीं देवी, वस्त्र ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं, जिससे ध्यान से मन भटकता है। आप निर्वस्त्र हो जाइए। ज्योतिषी के शब्दों में खीज और कठोरता थी। मैं थोड़ी तल्ख आवाज में बोली, पंडित जी, मैं देख रही हूँ आपका ध्यान में मन भटक गया है। आप ध्यान में लीन नहीं हो पा रहे हैं। आप तो इस समय मेरे साथ मानसिक सहवास कर रहे हैं। मैं ज्योतिष नहीं जानती, पर किसी के मनोभाव को पढ़ना अच्छी तरह जानती हूँ। आप ज्योतिषी के अच्छे जानकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर आपकी इंद्रियां भी आपके वश में है, इस पर मुझे शक है। किसी विद्या को जानना अलग बात है, और ध्यान योग की मदद से स्वयं को साधना अलग बात है। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि भी स्त्री को सामने बैठाकर अपने शरीर को नहीं साध सके, तो फिर आप मुझे अपने आगे निर्वस्त्र बैठाकर ध्यान योग में लीन कैसे हो सकेंगे? मेरे यह कहते ही पंडित जी आसन से उठ खड़े हुए और मेरे पैरों पर गिर पड़े। मैं अपनी पत्नी से अलग होकर ध्यान योग में लीन होने का अभ्यास कई सालों से कर रहा हूँ, पर जाने क्यों मन नारी देह में ही जाकर घुल मिल जाता है। तुम यदि चाहो तो मेरे सामने का मार्ग प्रशस्त कर सकती हो। वह कैसे पंडित जी? यह कहकर मैं उसे घूरने लगी। मुझे तृप्त कर, मेरी इंद्रियों को यौन सुख का स्वाद चखाकर तुम मेरे भटकाव को रोक सकती हो, लेकिन मैं ही इसका माध्यम क्यों बनूं? आप शादीशुदा है, अपनी पत्नी को इसका माध्यम क्यों नहीं बनाते? वह कुरूप है और कुरूपता से मुझे नफरत है। मुझे तो तुम जैसी हसीन और खूबसूरत युवा स्त्री की तलाश है। पंडित जी यह कहकर मेरा मुंह देखने लगे। आप तो ज्ञानी हैं, दूजे प्यार का देह से संबंध होता है, मन से लगाव होता है, सौंदर्य से उसका क्या लेना देना है लेना देना। आंखों से ही सुंदरता और कुरूपता का बोध होता है, फिर दूजे प्यार का जन्म होता है। जब आंखें सुंदर चीजें पसंद करती है, तो अपनी पसंद मन को बताती है, और मन उनका इशारा पाते ही शरीर में उत्तेजना भरना शुरू कर देता है। तुम्हारा खूबसूरत बदन मेरी आंखों को भा गया है, मेरा मन पिघल रहा है, और शरीर में उत्तेजना एक अजीब सी गुदगुदी भर रही है। क्या मुझ में कोई कमी है जो तुम मुझसे दूजे संबंध बनाने में सहम रही हो? पंडित जी के इतना कहते ही मेरी नजर अनायास ही सामने वाले कमरे की ओर चली गई। पंडित जी तिलमिलाते हुए उठे और उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरी खोजी निगाहें न जाने क्यों बार बार उधर ही जाना पसंद कर रही थी। पुरुषों के साथ रहते हुए कई साल हो गए थे, उनके अनेकों रंग मुझे देखने को मिले थे। पंडित जी भी तो पुरुष ही थे, उन पर मेरा शक करना स्वाभाविक था। मैंने अपनी कमर पर हाथ फेरा, पिस्तौल सही सलामत था। मैं बुदबुदाई, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो पंडित जी ने उठकर दरवाजा बंद कर दिया? यह पंडित जानकार तो है, पर इसके साथ ही खतरनाक भी लगता है। मुझे उस कमरे में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ ऐसा क्या है जिसे यह पंडित मुझसे छिपाना चाहता है। और यही सोचती हुई मैं उस कमरे की ओर बढ़ गई। पंडित जी ने उठकर मेरी बाह पकड़ ली। उस कमरे में जाने की कोशिश ना करो, वहां बैठकर मैं तंत्र विद्या की साधना करता हूँ। मैं उस कमरे में अवश्य जाऊंगी, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मैंने विरोध करते हुए कहा तो पंडित जी पसीना पोंछने लगे और गुस्सा करते हुए बोले, मैं ज्योतिषी के साथ साथ एक तांत्रिक भी हूँ, तुम्हें चाहूँ तो यही तबाह कर सकता हूँ। आप मुझे तबाह करेंगे? यह कहते हुए मैंने पिस्तौल कमर से खींच लिया और उनकी तरफ तानते हुए कहा, सारा तंत्र मंत्र यहाँ आकर खत्म हो जाता है। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 22 देखें। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।